Okay, coming. Okay, ready? This is पग्गेस के भट्ट। और आज तारीख लगभग 9 तारीख हो चुकी है, बट 9 तारीख हो चुकी है, बट अभी रात के 12 प्लस समथिंग या 12:30 बज रहे होंगे। और जैसा कि 8 तारीख को वर्ल्ड कप हुई, यानी कि आज ही हुई थी, तो प्रीवियस डे में हुई थी, तो वर्ल्ड कप हमने जीता। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है करंट अफेयर से कि 2026 के होने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया किसके साथ अगेंस्ट में फाइट कर रही थी या खेल रही थी। तो याद रखिए किसके साथ मैच था आज था न्यूजीलैंड के साथ। ओके, न्यूजीलैंड, यस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड श्योर था ना? इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड। ओके, भाई कंफ्यूज हो गया यार, न्यूजीलैंड था कि इंग्लैंड था, देखना होगा। कहाँ पे देखो ट्विटर पे देखता हूँ। वेयर इज टुडे मैच, या गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। टुडे वर्ल्ड कप T20, जस्ट 1 मिनट। इंडिया won by 96 रन। न्यूजीलैंड, यस न्यूजीलैंड के साथ आज का वर्ल्ड कप था। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रनअप में कौन रहे, तो न्यूजीलैंड। ओके, नाउ आज की रेगुलेशंस हम लोग शुरुआत करेंगे 183 की। ऑलमोस्ट कुछ रेगुलेशंस बीच में गैप करके मैंने जंप करा है, यानी कि 160 तक रेगुलेशंस हमने कंप्लीट करा था। ओके, देन आफ्टर 160 के बाद डायरेक्ट हम इंटर कर रहे हैं 183 पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है एक्सप्लोसिव को लेके। तो बीच बीच में जब भी टाइम होगा तो वो सब कंप्लीट करेंगे। अभी हमें क्या करना, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो वैकेंसी आई है MCL की, उसकी प्रिपरेशंस में मैं भी हूँ, आप भी हो, तो मेरे को भी थोड़ा पढ़ना होता है ना। तो उम्मीद है कि सारे सिलेबस कवर हो जाए, तो फिर होके या जब भी हमें टाइम मिलता है तो रेगुलेशंस को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, नाउ रेगुलेशंस नंबर 183, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। रात के 1 या 12:30 बजने को है और हमें नींद भी है, आंखों में देख सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत जल्दी या स्पीडली कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और कि प्रेशर्स में भी है, एग्जाम का प्रेशर से हमें भी पढ़ना होता है, तो आप वो भी समझिए, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव की जो चैप्टर है ये मैंने ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में कंप्लीट करा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत यहाँ डिफिनेशंस नहीं, बट थोड़ी बहुत उसको डिफाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्या है CMR 183, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस इन अंडरग्राउंड माइंस होगा। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। अच्छा, इसमें अंडरग्राउंड मेंटेन नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। ओके, तो सबसे पहले एक्सप्लोसिव क्या है? बारूद है, और बारूद किससे बनी हुई होती है? लगभग 5 से 6 कंटेंट चाहिए बनाने के लिए बारूद को। तो कंटेंट को हम लोग पूरी तरह बस एक भरभरी बता देता हूँ कि कंटेंट में क्या क्या होनी चाहिए। कंटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होनी चाहिए, स्टेबलाइजर होनी चाहिए, और सैनिटाइजर होनी चाहिए। इसके साथ साथ बर्निंग के लिए वुड मिल होनी चाहिए, एंड फ्यूल्स होनी चाहिए। ओके, फ्यूल्स को हम लोग फ्लेम डिस्पेरेंट भी बोलते हैं। सैनिटाइजर में अल्युमिनियम पाउडर आएंगे। स्टेबलाइजर्स में जाएंगे क्या जाएंगे? सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, सॉरी अल्युमिनियम कार्बोनेट है ये, इसको रेगुलेशंस में मेंटेन नहीं है, बट देखना होगा।
एक्सप्लोसिव वाले बुक में, और कंबस्टिबल मैटर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंटेंट क्या क्या रहता है, पहले एक्सप्लोसिव को थोड़ी बहुत इधर डील कर लेते हैं। एक्सप्लोसिव पांच तरीके की कंटेंट्स पाई जाती हैं। पहला, अरे भाई सब्जी हम लोग बनाते हैं ना, सब्जी के लिए मटेरियल चाहिए ना, तो वही मटेरियल एक्सप्लोसिव। यहाँ पहला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, DING, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जाएगा सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट। ओके, इसके बाद कंबस्टिबल मटेरियल, जिसमें वुड में चारकोल, यही सब कंबस्टिबल मटेरियल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, स्टेबलाइजर जाएगा। स्टेबलाइजर, STABILIZE, स्टेबलाइजर। देन आफ्टर सैनिटाइजर, एंड फ्लेम डिस्पेरेंट, जिसको हम लोग फ्लेम डिस्पेरेंट PRESENT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम डिस्पेरेंट। अभी तो मैंने प्रोनाउंस किया, अरे फ्यूल, हाँ, इसको ब्रैकेट में आप फ्यूल बोल सकते हैं, फ्यूल। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंबस्टिबल मटेरियल, स्टेबलाइजर, सैनिटाइजर एंड फ्यूल डिस्पेरेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या एग्जांपल देखने को मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट भाई पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको देख लेना। और जो डिप्लोमा वाली क्लास में, उसमें बारीकी से एक एक करके मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। अभी हम लोग रेगुलेशन देखेंगे, ओके, इसलिए थोड़ी स्पीडली। अब रहता है कि एक्सप्लोसिव पहले समझो, एक्सप्लोसिव क्या है, बारूद है, बनती किन से, इनसे। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव का टाइप देखो पहले, एक्सप्लोसिव का टाइप। तो एक्सप्लोसिव हमेशा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, हाई एक्सप्लोसिव, HIGH, हाई एक्सप्लोसिव। सेकेंड वन इज लो एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव में देर इज ओनली वन, गन पाउडर। गन पाउडर में सल्फर, पोटाशियम को N लिखते हैं ना, और सल्फर, पोटाशियम, और एक क्या था, चारकोल। जस्ट 1 मिनट, गन पाउडर क्या था, गन पाउडर मैं भूल रहा हूँ। गन पाउडर, पोटाशियम सल्फेट, जस्ट 1 मिनट। गन पाउडर, लो एक्सप्लोसिव। भाई प्रेशर्स में ना जो चीज आता है वो भी कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। और ये में हाँ क्या है, पोटासियम नाइट्रेट, कार्बन प्लस सल्फर। हाँ, इसमें पोटासियम नाइट्रेट का कैसे लिखेंगे, KNO3, पोटासियम नाइट्रेट कितना परसेंटेज, 75%। और सल्फर कितना जाएंगे, सल्फर 15% जाएंगे। और कार्बन रेस्ट 10, करेक्ट, कार्बन रेस्ट 15 नहीं यार 10, ठीक है, 75, 85, 20, हाँ ठीक है। तो ये गन पाउडर, अब इसको चाहो तो बना सकते हो, कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, गन पाउडर, लो एक्सप्लोसिव, जो पहले के टाइम पे यूज होता था, दांतों से गोला ब्राउन। ओके, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग
और मैं बना सकता था। और लेकिन एक्चुअली क्या है कि एग्जामिनेशन से प्रेशर से समय भी बचाना है। तो इंटरेस्टिंग में अगर आपको देख लेके चलना है तो फिर जो डिप्लोमा वाली क्लासेस है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हाई एक्सप्लोसिव में देयर इज टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। फर्स्ट वन इज परमिटेड एक्सप्लोसिव, सेकेंड वन नॉन परमिटेड। ओके, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव जो होता है ना, परमिटेड एक्सप्लोसिव जो होता है ये कहाँ यूज होते हैं? ये हमेशा अंडरग्राउंड में यूज होते हैं, अंडरग्राउंड में यूज होते हैं। और इसके टाइप क्या है? इसके 5 तरीके के टाइप है। P1 एक्सप्लोसिव, P2 एक्सप्लोसिव, P3 एक्सप्लोसिव, P4 एक्सप्लोसिव, लास्ट वन इज P5 यानी कि परमिटेड 5, ठीक है। सीटेड, अनसीटेड, अल्ट्रा सीटेड, ये अल्ट्रा वायलेंट, ये सब बाद में देखेंगे, अभी इतना जानना है। रेगुलेशंस कर रहे हैं। और नॉन परमिटेड में इनके भी 2 टाइप है। पहला एन बेस, सेकेंड इज एनजी बेस यानी कि नाइट्रोजिलेटिन बेस और अमोनिया नाइट्रेट बेस। एन बेस में 3 तरीके का आपको एक्सप्लोसिव देखने को मिलेगा। तो एन बेस में कौन सा? नाइट्रोजिलेटिन, हाँ, एनजी बेस में नाइट्रोजिलेटिन आएगा, नाइट्रोजिलेटिन। ओके, एन बेस में कौन सा आ गया? जस्ट 1 मिनट। हाँ, एन बेस में एनफो स्लरी इमल्सन, एनफो अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल स्लरी, SLURRY, और इमल्सन आएगा ना, हाँ, इमल्सन। और एनजी बेस में नाइट्रोजिलेटिन आएगा, ब्लास्टिन जिलेटिन आएगा, ब्लास्टिन यानी कि बीजी, ब्लास्टिन जिलेटिन आएगा। देन आफ्टर ओपन OBG, ओपन कास्ट ब्लास्टिन जिलेटिन, OCG है शायद, OCG, ठीक। देन आफ्टर लास्ट वन इज डायनामाइट। ओके, तो इतने एक्सप्लोसिव होते हैं। पॉइंट वाली बात क्या है? परमिटेड एक्सप्लोसिव हमेशा अंडरग्राउंड में यूज होगी, और नॉन परमिटेड किस में जाएगी? ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव में। ओके, चार्ट बनाना है तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो। हाँ, नीचे दिख रहा है ना? चलो फिर ठीक है। थोड़ी लाइटिंग की मात्रा कम है, बट कोई ना, हमें पढ़ने से मतलब है। ये अब ठीक है। अब रेगुलेशंस में आते हैं, ये सब बातें डिप्लोमा वाली क्लासेस में देख लो। हाँ, रेगुलेशंस में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है? रेगुलेशंस 183 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। तो इसमें 2-3 मुख्य पॉइंट है, जैसे कि LOX हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। कहाँ पे? कहीं पे भी। नो लिक्विड शॉल बी यूज्ड इन एनी माइंस, अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, हम लोग यूज नहीं करना है LOX को। लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव, ओके, LOX शॉल बी नॉट इन यूज एनी टाइप्स ऑफ माइन। LOX लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव यूज नहीं करना है। क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से बारीकी से रीड करते हुए चलेंगे। हाँ, कुछ क्या मतलब, एक बात और कि आजकल क्या हो रहा है ना कि वैकेंसी आई थी, बहुत सारे यूट्यूबर बन चुके हैं जिनका बैकग्राउंड ना तो माइनिंग फील्ड से है और ना किसी माइनिंग नॉलेज से है। तो ऐसे यूट्यूबर से थोड़ा बच के रहो। आप उन्हीं की चैनल और उन्हीं को फॉलो करो जो बैकग्राउंड माइनिंग से हो, या फिर खुद माइनिंग इंजीनियरिंग हो, और कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या फिर कहीं ड्यूटी, या कहीं किसी जगह अपॉइंट हो। तो उन लोग से जो गेन होता है वो परफेक्ट और सही डाटा मिलता है। अदरवाइज बिना किताब पढ़े हुए रीड करके सेंटेंस को वही एक्सप्लेन कर देना, ये सही
नहीं होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ओके, तो मैं भी अब आपसे गुजारिश होगी कि जो भी आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ हमारे ही नहीं, किसी भी फील्ड में जैसे माइनिंग की वैकेंसी आई तो सब माइनिंग से एक एक नाम से बहुत तरीके के चैनल बनने हुए हैं, जबकि उसमें से बहुत चैनल वालों की जो बैकग्राउंड होती है माइनिंग से है नहीं, तो वो आपको थोड़ी ना सही डाटा दे पाएंगे। सही डाटा कौन देंगे? जो बैकग्राउंड से हैं, तो एग्जैक्टली उन्हीं को फॉलो करो। ओके, तो LOX यूज नहीं करना है। इसके बाद कहता है ना, सबसे पहला पॉइंट, नो एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड इन ए माइंस एक्सेप्ट दैट विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर, विच शैल बी गुड क्वालिटी एंड गुड इन कंडीशंस, इन गुड कंडीशंस। ओके, यार काफी नींद आ रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई एक्सप्लोसिव कौन प्रोवाइड करवाएंगे? ओनर, एजेंट, मैनेजर? एक एक करके ऑप्शंस आएगा। पहला ओनर, दूसरा मैनेजर, तीसरा एजेंट, या फिर डी ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो फिर आपको डी आंसर करना है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन करने के लिए और डीपली ऑप्शंस दे दे, CI, RI, DGMS या फिर ओनर, एजेंट, मैनेजर, तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आप अपेयर करोगे वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना, एक्सप्लोसिव जो प्रोवाइड कराएंगे ब्लास्टिंग के लिए, वो कौन करवाएंगे? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, और मैनेजर है। ओके, इसके बाद जो भी एक्सप्लोसिव होगा गुड क्वालिटी में होगा और गुड कंडीशंस में होगा। गुड क्वालिटी में होगा और गुड कंडीशंस में होगा। इसके बाद नो एक्सप्लोसिव अदर देन द फ्यूज और ए डिटोनेटर शैल बी इशूड फॉर इन ए माइन और टेकन इनटू यूज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द माइन अनलेस इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ट्रिज। कोई भी एक्सप्लोसिव या डिटोनेटर या फ्यूज, ये सब हम लोग तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कि वो कार्ट्रिज के फॉर्म में ना हो। कार्ट्रिज मतलब समझ लो कि 1 रुपया वाला पेप्सी आप पिए हो। मैं तो पिया हूँ भाई, गरीब हूँ, ठीक है। तो बचपन में क्या होता है, 1 रुपये मिलती थी, 1 रुपये में वो बर्फ वाली पेप्सी आती थी, तो उसे हम लोग परचेज करके पीते थे। तो जिस तरह का वो स्ट्रक्चर था, सेम इट इज एक्सप्लोसिव उसी तरह में होता है कार्ट्रिज के फॉर्म में। थोड़ी डायमेंशंस उसकी मोटी रहती है और हाइट थोड़ी कम रहती है। ओके, तो कार्ट्रिज के फॉर्म में एज ए पैक, जिस एज लाइक 1 रुपीज ऑफ okay. Now provided that in case of open cast mines site mixed slurry or emulsion, explosive ammonium nitrate fuel oil may be issued for use or taken into used in non cartridge form। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि इन ओपन कास्ट माइंस SMS यानी कि साइट मिक्स स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव और अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, SMS साइड मिक्स स्लरी और N4 अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ये ना अगर विदाउट कार्ट्रिज में है यानी कि ओपन भी है तो चलेगा, लेकिन कहाँ? ओनली फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओके, देन आफ्टर एक्सप्लोसिव, समझे ना, SMS भाई लिख देता हूँ, साइट मिक्स स्लरी, SMS साइट मिक्स स्लरी, इमल्सन EL, कहाँ गया इमल्सन का एक्सपेलिंग? EMMULSION इमल्सन, एंड सेकेंड इज N4 ये जो एक्सप्लोसिव है ये नन कार्ट्रिज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? ओपन कास्ट माइंस में, फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओके, देन आफ्टर एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज शैल बी used in a mine only only in the form in which they are received। Explosive cartridge shall be used in a mines only in the form in which they are received। हाँ, जो भी एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक्सप्लोसिव हमें मिलता है सेम इट इज वही प्रकार से हमें एक्सप्लोसिव कहाँ यूज करना है? माइंस में। हो सकता है कि बहुत सारा दिस डेट मैटर बीच रास्ते में ना हो जाए, तो क्या होता है कि एक्सप्लोसिव की जगह हम लोग कुछ
मैटर हो गया और उसकी जगह क्या हो गया, डुप्लीकेट एक्सप्लोसिव आ गया या कुछ भी आ गया या फट भी गया या समथिंग। तो वैसे नहीं, जहाँ से हम लोग एक्सप्लोसिव को इशू किए हैं, जिस तरह से इशू किए हैं उसी तरह से माइंस में यूज करना है। ओके, देन आफ्टर नो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड इन माइंस। तो LOX यानी कि नो लिक्विड ऑक्सीजन शैल बी इशू इन माइंस। तो LOX हम लोग यूज नहीं करेंगे। 183 यही 4-5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, खत्म हो गई। थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर लो। अरे हो गया। नेक्स्ट रेगुलेशंस इज 184 स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव। स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव को कहाँ हम लोग स्टोर करके रखते हैं? 184 स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव मैगजीन हाउस। अब ये बताओ मैगजीन हाउस कहाँ बनाए जाते हैं? एट ए सरफेस, ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, या सोच के बताओ मैगजीन हाउस कहाँ बनाए जाएंगे? CMR 184 स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव। ओके, इसमें क्या है ना कि 2-3 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहला एक स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव 184 रेगुलेशंस 184 के अकॉर्डिंग पहली जो पॉइंट आती है वो कहती है नो ऑनर एजेंट और मैनेजर शुड बी स्टोर और knowing allow any persons to store within the premises of mines explosive other than the accordance with the provisions of rules made under the Explosive Act 1884 of 1884। एक्सप्लोसिव एक्ट कब बना था? एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। ओके, 1884। तो कहता है कि कोई भी पर्सन्स एक्सप्लोसिव जहां हम लोग रख रहे हैं वहां पे नो ओनर एजेंट और मैनेजर शॉल बी स्टोर और नाउलिंग अलाउ टू एनी पर्सन टू स्टोर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ माइन एक्सप्लोसिव otherwise explosive accordance with the provisions of rules under Explosive Act 1884। तो कहता है ओनर एजेंट और मैनेजर स्टोर नहीं करेंगे क्या चीज, या फिर किसी पर्सन्स को स्टोर में आने नहीं देंगे। सोल स्टोर और नाउलेजिंग अलाउ टू एनी पर्सन टू स्टोर। एक्सप्लोसिव को स्टोर नहीं रखेंगे, ओनर एजेंट और मैनेजर सोल स्टोर और नाउलेजिंग अलाउ टू एनी अदर पर्सन टू स्टोर नहीं कर रखेंगे और स्टोर में किसी पर्सन्स को अलाउड नहीं करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग।
ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है शायद हमसे, ठीक है। देन आफ्टर एक्सप्लोसिव शॉल बी नॉट टेकन इनटू कीप्ड इन द एनी बिल्डिंग एक्सेप्ट इन मैगजीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। हाँ, कह रहा है ना कि एक्सप्लोसिव को किसी भी मैगजीन किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स में नहीं रखेंगे, सिवाय कहाँ रखना है, मैगजीन में। और मैगजीन कहाँ बनाए जाएंगे, आपकी होमवर्क है। Explosives shall not be stored below ground in any mines except with the approval of written in chief inspector and subject to such condition he has specified then such storage shall be done in a magazine or magazine duly licensed according with the provisions rule and method। मैगजीन बनाने के लिए आपको लाइसेंस भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक्सप्लोसिव शॉल बी नॉट स्टोर इन बिलो ग्राउंड माइन एक्सेप्ट द अप्रूवल इन रिटर्न विद चीफ इंस्पेक्टर। एक्सप्लोसिव जो होगा वो कभी आप बिलो ग्राउंड माइंस में स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास रिटर्न परमिशन है और आपके पास लाइसेंस अथॉरिटी है तो आप स्टोर रख सकते हैं, बट उसमें भी कंडीशन है कि ज़्यादा स्टोर करके रखना नहीं है। ओके, एवरी लाइसेंस ग्रांटेड लाइसेंस अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव ऑन और ए ट्रू कॉपी thereof shall be kept on the office in Dubai। हाँ, जो भी लाइसेंस ग्रांटेड है, जो भी लाइसेंस ग्रांटेड होगी वो एक्सप्लोसिव एड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोसिव एड 1884 के अकॉर्डिंग होगी लाइसेंस ग्रांटेड। और वही चीज़ आपको जो भी लाइसेंस है वो कहाँ रखना है, ट्रू कॉपी ऑफिस में भी रखना है, ठीक है। तो आज की रेगुलेशंस ख़त्म हो गई स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव। इसमें बस आप 2 पॉइंट याद कर लो। मैगजीन कहाँ बनाते हैं, मैगजीन या फिर मैगजीन हाउस क्या होता है, एक्सप्लोसिव को रखने के लिए घर है या जगह है। इसके बाद कोई भी मैगजीन बनाने के लिए CIM से परमिशंस लेनी होती है। ये 2 पॉइंट आप इसके देख लो। और नेक्स्ट रेगुलेशन है 185 मैगजीन स्टोर एंड प्रीमिसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशंस इज 185 CMR 185। भाई जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। मैगजीन स्टोर एंड प्रीमिसेस MAGAZINES मैगजीन स्टोर एंड प्रीमिसेस मैगजीन स्टोर एंड प्रीमिसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव प्रीमिसेस मतलब क्या होता है, क्लाउज कानून, प्रीमिसेस यही सब। ओके, प्रीमिसेस की एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है ये देख लेते हैं। प्रीमिसेस परिसर, घर, अहाता, अंचल, संपत्ति, गैरमनकुला जायदाद। प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, भवन, परिसर। ओके, तो मैगजीन स्टोर एंड प्रीमिसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव। एवरी मैगजीन और स्टोर प्रीमिसेस where explosive are stored shall be in the charge of competent persons who shall be responsible for the proper receipt, storage and issue of the explosive। हाँ, यहाँ देखो जो भी है 185 के अकॉर्डिंग हमें competent persons को अपॉइंट करते हैं। और इसी competent persons को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फायरर। और शॉर्ट फायरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या होती है, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड होती है। यही शॉर्ट फायरर क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव को इशू करवाएंगे और ब्लास्टिंग करवाएंगे और बचा हुआ भी रिटर्न करवाएंगे। यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज होती है। इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से होगी, रेगुलेशंस नंबर 209 शॉर्ट फायरर की 190 है। 190 शॉर्ट फायरर
190 रेगुलेशंस CMR 190 ओके। और 204 क्या है? 204 मीन्स फायर से ही होगा, हाँ। और 209 जनरल प्रिकॉशंस कंस्ट्रक्शन, हाँ 204। और 204 क्या है? 204 मिस फायर से। और मिस फायर किससे रिलेटिव है? यही शॉर्ट फायर। तो अपॉइंटमेंट 190 शॉर्ट फायर की, ओके। तो एवरी मैगजीन और स्टोर प्रीमिसेस वेयर एक्सप्लोसिव और स्टोर शॉल बी इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर पर्सन हु शॉल बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर रिसीव्ड स्टोरेज एंड इशू ऑफ एक्सप्लोसिव, ओके। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कंप्यूटर पर्सन। एक्सप्लोसिव शॉल बी नॉट इशू फ्रॉम द मैगजीन अनलेस दे आर रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली यूज। और जो भी हम लोग एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं उसको इमीडिएटली यूज करना। जो भी एक्सप्लोसिव हम लोग इशू करवा रहे हैं, किसी मैगजीन हाउस से इशू करवा रहे हैं, तो वो जो एक्सप्लोसिव है इमीडिएटली यूज करना है, इमीडिएटली यूज करना है, ओके। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमें ब्लास्टिंग करना है परसों और आज उसको क्या करें, एक्सप्लोसिव को इशू करवा के अपने माइंड्स में रख लें, ऐसा नहीं भाई। जिस दिन ब्लास्टिंग होगा उसी दिन एक्सप्लोसिव यूज होगा। एक दो पेटी बच जाए, एक दो कैप्सूल्स बच जाए या फिर कार्टिज बच जाए तो मैगजीन हाउस को रिटर्न अगर हो पाता है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज कहाँ अंडरग्राउंड के कंडीशन में आपको रखना है? रिजर्व स्टेशन, ओके। आगे चलेंगे, रिजर्व स्टेशन को भी देखेंगे, ओके। प्रोवाइडेड द एक्सप्लोसिव इज रिटर्न टू द मैगजीन और स्टोर और प्रीमिसेस दे शॉल बी री इशूड बिफोर फ्रेश स्टॉक इज यूज्ड। हाँ, तो जो बच जाता है वो रिटर्न भी करना है और नेक्स्ट टाइम पे फिर से अब फ्रेश एक्सप्लोसिव यूज में ही आएगा वो। Then after explosive shall be issue only competent persons upon the written requisitions signed by the short firer or by an official authorities of purpose and only against the signature of thumb impressions which shall be preserved by the persons in charge of the magazine or store premises। जो भी एक्सप्लोसिव हम लोग इशू करेंगे वो रिटर्न रिक्वेजिशंस किसका जाएगा? शॉर्ट फायर का। शॉर्ट फायर का रिटर्न रिक्वेजिशन जाएगा। लेकिन ये जो कह रहा है ना 185 मैगजीन के लिए कंपेटिटर पर्सन, तो ये शॉर्ट फायर है, इसकी 190 से अपॉइंटमेंट होती है। और इसमें क्या जो बात कही गई, एवरी मैगजीन और स्टोर प्रीमिसेस हु वेयर एक्सप्लोसिव्स आर सोल्ड बी चार्ज ऑफ ए कंपेटिटर पर्सन्स who shall be responsible for the receipt and storage and explosive। तो यहाँ कहने का मतलब दो पॉइंट निकलता है, एक तो शॉर्ट फायर का भी निकलता है और दूसरा मैगजीन इंचार्ज, यानी कि मैगजीन में जो भी पर्सन्स को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? मैगजीन इंचार्ज या मैगजीन हाउस कीपर या समथिंग जो, ठीक है। और उसकी उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए भाई? लिखा हुआ होनी चाहिए, तभी तो चेक आएगा ना कि कितना एक्सप्लोसिव किया, क्या किया, डिटोनेटर कितना किया, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन्स इन चार्ज ऑफ द मैगजीन और स्टोर प्रीमिसेस शॉल मेंटेन इन द बॉन पेज बुक फॉर द पर्पस एंड क्लियर एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द एक्सप्लोसिव इन द each competent persons and similar recorded to explosive return to the magazine और store, ओके। बॉन पेज बुक मेंटेन करेगा कौन? मैगजीन जो इंचार्ज है या जो मैगजीन स्टोरेज है, रूम स्टोरेज है, वो सब, और सब चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड करेगा और कितना रिटर्न हुआ ये भी, और जो भी प्रीमिसेस है स्टोरेज को लेके वो भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज complete next regulations is 186 cases and container for carrying explosive। cases for carrying explosive ये अभी ही कंप्लीट कर दें? हाँ कर देते हैं ना, इसमें कुछ ज़्यादा डाटा है नहीं, सिर्फ 5 kg है, तो 185 कंप्लीट हो गया। अब 186 रेगुलेशंस 186 CMR 186 क्या है? केसेस एंड कंटेनर, केसेस एंड
CONTAINER, कंटेनर्स फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव। इसमें क्या क्या पॉइंट वाली बात आ सकती है? पहला कि जो भी एक्सप्लोसिव को कैरिंग कर रहे हैं वो हमें गैल्वेनाइज कंटेनर में यूज होना है। गैल्वेनाइज, NIZE, गैल्वेनाइज होनी चाहिए, कॉपर की और किसकी, चलेंगे आगे देखेंगे। फिर इसमें दूसरी पॉइंट क्या आ सकती है कि भाई जो भी एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो सेम कंटेनर में सेम एक्सप्लोसिव ही रखा जाएगा, प्लस उसमें जो ये कंटेनर एक्सप्लोसिव है कैरिंग करने के लिए, ठीक है, इसका बेल्ट कैसे बनेगा, ऐसे मान लो बेल्ट बन गया, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है, इसमें अगर हम एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं कैरिंग करने के लिए, तो इसको एक्सप्लोसिव ही यूज करेंगे, ना कि डिटोनेटर। ओके, डिटोनेटर के लिए अलग हम क्या लेंगे, बक्सा लेंगे, अलग बक्सा लेंगे, और इसमें हम लोग क्या कैरी करेंगे, डिटोनेटर। मतलब एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर को एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग और डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके, बहुत सेंसिटिव होती है डिटोनेटर। चलिए रेगुलेशंस देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और कि कोई भी बंदा 5 kg से ज़्यादा एक्सप्लोसिव की वेट से यूज ना करेंगे। चलिए रेगुलेशंस हम देखते हैं। 186 केसेस एंड कंटेनर फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव। नो एक्सप्लोसिव शॉल बी इशू फ्रॉम द मैगजीन और take into mine except in case or container of substantial constructions which is securely locked। कोई भी एक्सप्लोसिव को हम लोग इशू नहीं करवाएंगे जब तक कि कंटेनर जो है हमारा सिक्योरली लॉक्ड ना हो जाए, लॉक ना हो जाए। ओके, प्रोवाइडेड दैट केसेस और कंटेनर मेड इन आयरन और स्टील शॉल बी हेवली गैल्वेनाइज्ड। हाँ, आयरन और स्टील की क्या होनी चाहिए, गैल्वेनाइज होनी चाहिए। आयरन एंड स्टील, मैंने क्या बोल दिया था, कॉपर, हाँ कॉपर नहीं की, आयरन और स्टील की शॉल बी provided that in case of container made of iron or steel shall be heavily galvanized, and no case of container provided carrying detonator shall be constructed of metal or other conductive material। और जो भी डिटोनेटर को हम लोग कैरी करेंगे उस कैरी वाली जो भी कंटेनर होगी या फिर बॉक्स होगी, वो क्या नहीं होनी चाहिए, कंडक्टिव मटेरियल से नहीं होनी चाहिए, मेटल से, यानी कि उसमें आयरन ये सब का या समथिंग जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वैसे कंडक्टिव या मेटल पॉइंट यूज नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बक्से की जो लकड़ी आती है ना, लकड़ी की जो बक्से आती है ना, वही यूज करेंगे। भाई मुची जो जूते पुलिस करते हैं ना, क्या करते हैं पहले के टाइम पे, वो लकड़ी की बॉक्सेस पे ही, तो सेम इट इज वहां भी। ओके, और वो बॉक्सेस भी पेंट होनी चाहिए। नो डिटोनेटर शॉल बी कीप्ड इन ए केस और कंटेनर विच कंटेन other explosive material or tools। 2 or more types of detonators will be kept in same case container। हाँ, मैंने बताया था ना कि जो एक्सप्लोसिव कंटेनर में हम यूज कर रहे हैं तो सेम एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। अगर इसमें P5 यूज कर रहे हैं, P5 भर के इसको कैरिंग कर रहे हैं, तो ओनली फॉर P5। अगर सोचेंगे कि P3 इसमें भी डाल के ले जाएं, तो ऐसा कतई ना करें। ओके, provided that nothing in sub-regulations shall be restricted conveyance of the primer cartridge fitting on the detonator in the same case or container for use in wet working in sinking shaft। हाँ, क्या कह रहा है कि nothing in sub-regulations shall be restricted conveyance of the primer cartridge fitting on the detonator in the same case or container for use in a wet working in। हाँ, sinking shaft के दरमियान जो प्राइमर कार्ट्रिज हम लोग फिट करेंगे with detonator in same case in same case or container for be used in wet working on sinking shaft। हाँ, इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि भाई जो भी हम लोग कार्ट्रिज बना के ले जा रहे हैं सिंकिंग शाफ्ट में, सिर्फ सिंकिंग शाफ्ट में, उस समय आप एक ही कंटेनर को यूज कर सकते हैं।
ठीक है। देन आफ्टर नो डिटोनेटर्स विल बी टेकन आउट फ्रॉम द केस ऑफ कंटेनर अनलेस ही इज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएटली। ये जो कंटेनर है बॉक्स वाली वुडन वाली डिटोनेटर वाली कंटेनर, तो जब तक आप डिटोनेटर को इमिडिएटली यूज नहीं करेंगे तब तक आपको डिटोनेटर इसी में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ओपन एनवायरनमेंट में निकाल के रख दिए, भाई ब्लास्ट हो जाएगी। छोटी सी भी चिंगारी या हीट या कुछ सब्सटेंस मिले इसको ब्लास्ट होने के लिए हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर रेगुलेशंस 188 रेगुलेशंस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, no case or container shall be contain more than 5 kg of explosive and no person shall be have in possession at one time of any place more than one such case container। कोई भी कंटेनर हम लोग का कितना होना चाहिए, 5 kg। ओके, और 5 kg के एक्सप्लोसिव से ज़्यादा कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे जगह धोने का काम नहीं करेंगे। यानी कि एक टाइम पे 5 kg ही एक्सप्लोसिव आपको धोना है। ठीक है। एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड सब रेगुलेशंस 188, रेगुलेशंस नंबर 188 यानी कि बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क। ठीक है, उसके 188 में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अलावा कुछ छोड़ के नो केस और कंटेनर शॉल बी कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ एक्सप्लोसिव, 5 kg से ज़्यादा नहीं, और कोई भी 5 kg से ज़्यादा धोए नहीं। प्रोवाइडेड दैट चीफ इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर इन रिटर्न सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस ही may be specified the permit of carrying of the larger quantity of explosive in a single case or container or use at one time in one place of more than such case or container। हाँ, चीफ इंस्पेक्टर से आप परमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर 5 से ज़्यादा आपको यूज़ करना, 5 kg से ज़्यादा यूज़ करना है तो उस केस में जैसा चीफ इंस्पेक्टर आपको रिटर्न या फिर दिशा निर्देश दें वैसे आप। ओके। नाउ नेक्स्ट इज एवरी केस और कंटेनर शॉल बी नंबर एज ए फार प्रैक्टिकेबल द केस और कंटेनर शॉल बी इशू टू द सेम शॉट फायरर और कम्पिटेटिव पर्सन्स एज द केस में बी एवरी डेज। हाँ, कह रहा है कि जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें नंबरिंग होनी चाहिए। ठीक है। इन द केस ऑफ कंटेनर शॉल बी इशू सेम शॉट फायरर, और वही एक ही शॉट फायरर वही कंटेनर को इशू करवाएंगे, और कम्पिटेटिव पर्सन्स एज द केस में बी एवरी डे, प्रत्येक दिन। द की ऑफ एवरी केस और कंटेनर शॉल बी रिटेन्ड बाय द शॉट फायरर हिज ओन पोसेशन थ्रू आउट हिज शिप। जो भी चाबी होगी केस और कंटेनर की, वो मैनेजर को क्या रिटर्न कर देना है, या फिर अपने पोसेशंस अपने किसके पोसेशंस थ्रू आउट हिज शिप। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई 186। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव 187 देखेंगे, इसको अभी देखेंगे। 189 तक रिजर्व स्टेशन तक देखेंगे, और शॉर्ट फायरर 190 कल देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट फायरिंग टूल्स, चार्जिंग, स्टेमिंग, ये सब थोड़ी अच्छे से डीपली देखना होगा, क्योंकि डाटा भी है प्लस इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं शॉर्ट फायरर से। तो ऑलमोस्ट 186 कंप्लीट हुआ। अब 187 को देखेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। अब मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव 187 ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, कैरी और ट्रांसपोर्ट अलग अलग है। कैरी हम लोग किस में यूज कर, कैरी कहने का मतलब कैरी बैग में या कंटेनर में, उसको एक दूसरी जगह। ट्रांसपोर्ट का मतलब आ जाएगा क्या, वैन।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, ट्रांसपोर्ट वैन एक्सप्लोसिव वैन, ठीक है। अब ये कहता है कि कोई भी एक्सप्लोसिव वैन जिसमें एक्सप्लोसिव ऑलरेडी लोड है तो उसकी जो लिमिट होगी, स्पीड लिमिट जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 25 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कैरी ऑफ एक्सप्लोसिव एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली बंगाल में, ठीक है, मैंने शायद बताया भी होगा एक्सप्लोसिव वाले, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उसमें क्या हो गया था ना कि कंटेनर मतलब एक्सप्लोसिव वैन में ही क्या था कि कार्ट्रिज फॉर्म में एक्सप्लोसिव था और डिटोनेटर भी था। तो क्या हुआ था कि प्राइमर डिटोनेटर एक्सप्लोसिव में डाल के प्राइमर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक दो शायद एक्स्ट्रा बन गया होगा प्राइमर, तो हो सकता है बॉटम फेस से ओबी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा या फिर ओबी से बॉटम फेस में ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा कि भाई चलो यहाँ कंप्लीट हो गई, होल स्टीमिंग चार्जिंग हो गई, ठीक है, तो अब नीचे जाना है, नीचे करके आते हैं, ओके। तो एक दो प्राइमर उसी एक्सप्लोसिव वैन में कैरी करते हुए नीचे जा रहे थे। तो इसी में क्या हुआ कि थोड़ी सी हीट पड़ी और पूरी की पूरी वैन ब्लास्ट हो गई, यानी कि सारे के सारे स्टाफ खत्म ऑन दी स्पॉट डेट। रिसेंटली 1 साल या 8-9 महीने हुए होंगे, 1 साल या 8-9 महीने, हाँ। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सपोज डेट आपका कार्ट्रिज के फॉर्म में क्या है, एक्सप्लोसिव। अब इसको हम लोग डिटोनेटर अलग आता है, ठीक है, डिटोनेटर वायर निकल लेता है और ये डिटोनेटर को हम लोग इसमें पुट करते हैं, तब जाके क्या बनता है, प्राइमर, ठीक है, या फिर बूस्टर की अलग डिफिनेशंस होती है, अलग अलग होता है उसमें बूस्टर, सेफ्टी फ्यूज, ये सब। तो इनिशियली जो कार्ट्रिज को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग डिटोनेटर जिसमें डालते हैं उसको शायद प्राइमर बोलते हैं। तो ऐसा प्राइमर कहीं भी बना के लेके जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें डिटोनेटर एक्सप्लोसिव में डाल दिया, एक दो वो हो सकता है बच गया होगा तो रख दिया एक्सप्लोसिव वैन में और उसी में चढ़ के ट्रांसपोर्ट या नीचे जा रहा होगा कहीं भी। तो एक तो ऑलरेडी ये डिटोनेटर सेंसिटिव होता है और आपने इसको कहाँ पुट किया हुआ है एक्सप्लोसिव के अंदर, तो थोड़ी सी भी अगर इसको सेंसिटिव इतनी रहती कि थोड़ी सी भी चिंगारी मिली, अप एंड डाउन हुई, फ्रिक्शन हुआ तो ये ब्लास्ट हो गया, तो पूरी की पूरी ब्लास्ट हो गई। या फिर अगर ये प्राइमर नहीं बनाया होगा, डिटोनेटर एज ए ओपन करके रखा होगा ना एक्सप्लोसिव वैन में, और थोड़ी सी भी अगर उसको हीट मिली या मान लो कि ये माइंस में हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं और इसी के अंदर डिटोनेटर ओपन रखा गया है, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो डिटोनेटर टकराएगा, फ्रिक्शन होगा तो ब्लास्ट होगा तो पूरी वैन ही सब ब्लास्ट कर देगा। सेम मैटर या समथिंग कुछ हुआ होगा, ये मैंने देखा था। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बहुत सतर्क से यूज या ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और स्पीड लिमिट 25, okay. Now regulations 187, transport of explosive. While explosive are being carried on a ladder, every case or container shall be secure fastened to persons carry it. हाँ, क्या पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एक्सप्लोसिव को हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें, कंटेनर में और किसी लेडर में सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, तो उसको
पूरी तरह से सेव करके बांध लें। ओके, नो पर्सन अदर देन एस्कॉर्ट फायरर्स शैल बी कैरी और प्राइमरिंग cartridge into shaft which is course being sunk, and no such cartridge shall be carried except in thick belt bag or container sufficient protect it from shock। क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन कार्ट्रिज फॉर्म में किसी भी जगह मतलब एज ए सिंकिंग शाफ्ट चल रही होगी या शाफ्ट सिंक हो रही है, बिंग इन संक, तो उस समय क्या है ना कि जो प्राइमरी कार्ट्रिज होती है दिस वन, इसको शॉर्ट फायर के सिवा और कोई दूसरा कोई कैरी नहीं करेगा। और थिक बेल्ट बैग और कंटेनर सफिशिएंट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक, शॉक से झटका से उसको बचाएगा, किसके थ्रू, फेल्ट बैग से और कंटेनर सफिशिएंट। नाउ रेगुलेशंस 188 ट्रांसपोर्ट इन बल्क 188 CMR 188 transport of explosive in bulk, transport of explosive in bulk। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, बल्क अमाउंट में जब हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्सप्लोसिव को, द कंडीशंस एंड द अदर डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क शैल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन स्पेसिफाइड करेंगे कि भाई क्या नियम्स होना चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बल्क में या कैसे यूज करना, वो चीफ इंस्पेक्टर। बट ये मैंने सर्कुलर में देखा था और ऑब्जेक्टिव में भी देखा हूँ, तो ये याद रखना। ओके, अब आते हैं रिजर्व स्टेशन 189, रिजर्व स्टेशन 189, रिजर्व स्टेशन STATION स्टेशन, रिजर्व स्टेशन। तो रिजर्व स्टेशन जहाँ कोई भी मटेरियल्स हम लोग रख सकते हैं अंडरग्राउंड के कंडीशंस में। रिजर्व स्टेशंस कहाँ बनाए जाएंगे, अंडरग्राउंड के कंडीशंस में बनाए जाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या हम लोग रखते हैं बेसिकली, क्या रखते हैं बताइए, एक्सप्लोसिव ही रखते हैं। और रिजर्व एक्सट्रैक्शंस की जो फीचर्स होती है क्या क्या होना चाहिए, तो लगभग 80 या 90 मीटर तक कोई भी लाइव इलेक्ट्रिसिटी केबल पास नहीं होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी 90 मीटर या 80 मीटर, ये कंफ्यूज में हो गया मैं, तो 90 मीटर तक कोई भी इलेक्ट्रिक केबल नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, लाइट भी नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर वाइट वॉश होनी चाहिए, वेंटिलेशंस होनी चाहिए, और क्या क्या है, थोड़ा रिजर्व स्टेशंस भूल चुका हूँ लेकिन फिर भी अब इतना तो है याद, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जब रिजर्व स्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी प्रिपरेशंस में है ना MCL का, उसमें अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे हम लोग रिजर्व स्टेशन को और अच्छे से देखेंगे। तो पहला पॉइंट, नो केस और कंटेनर कंटेनिंग एक्सप्लोसिव शैल बी लेफ्ट ऑन कीप्ड इन द माइंस except at a place appointed the manager for the purpose legibly marked reserve stations। हाँ, क्या कहता है, कोई भी केस और कंटेनर कंटेनिंग एक्सप्लोसिव शैल बी लेफ्ट और कीप इन द माइन, कहीं भी छोड़े नहीं, माइंस में कहीं भी कंटेनर या फिर एक्सप्लोसिव को छोड़े नहीं, एक्सेप्ट इन द प्लेस ऑफ अपॉइंटेड मैनेजर और फॉर द पर्पस और legibly marked, जहाँ, हाँ, एक्सेप्ट कहाँ, जहाँ मैनेजर जिस जगह को रिजर्व स्टेशन बनाया है वहीं पे आपको छोड़ना है या रखना है। ओके, और रिजर्व स्टेशन कौन निर्धारित करेंगे, मैनेजर, यहाँ साफ साफ लिखा है, एक्सेप्ट इन ए प्लेस अपॉइंटेड बाय द मैनेजर फॉर द पर्पस are legibly marked reserve stations। Okay, the conditions for site selections and details of the details for establish a reserve stations in a mine shall be specified in the chief इंस्पेक्टर इन जनरल ऑर्डर। हाँ, जो कंडीशंस, साइट सिलेक्शंस का जो कंडीशंस होगा रिजर्व स्टेशंस की, भाई अंडरग्राउंड के कंडीशंस में कहाँ आप रिजर्व स्टेशन बनाएंगे, ये कौन स्पेसिफाइड करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर। कंफ्यूज ना हो, रिजर्व स्टेशंस कौन बनाएंगे, मैनेजर, लेकिन
चीफ इंस्पेक्टर से परमिशंस लेंगे कि सर ये साइट सिलेक्शंस हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं, या फिर चीफ इंस्पेक्टर खुद आके देखना चाहे कि साइट सिलेक्शंस कहाँ करना, रिजर्व स्टेशन का, तो वो चीफ इंस्पेक्टर ही करेंगे। ठीक है, अब बनाएंगे कौन, मैनेजर। तो ऑलमोस्ट 189 रिजर्व स्टेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट रेगुलेशंस 190 शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर लंबा चैप्टर है और टॉपिक से, और इस शॉर्ट फायरर से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो इसको हम लोग किसी और दिन देखेंगे। आज की जो भी थोड़ा बहुत डाटा थी वो इजी वाली डाटा थी, और ज़्यादा कुछ ऐसा वर्क हार्ड नहीं था रेगुलेशंस में। तो 190 एज ए हार्ड रेगुलेशंस है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। MCL की प्रिपरेशन से तैयारी कीजिए। थैंक यू।